इवनिंग गाइस। आज अपना स्टडी टॉपिक होगा एंग्लो नॉर्मन पीरियड। एंग्लो नॉर्मन पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड। एंग्लो नॉर्मन पीरियड मैंने यूट्यूब पे इतना सर्च किया है कि जो मैंने बताया है इसके अंदर वैसा अभी तक किसी ने इतना डिटेल में और इतना इजी वे में किसी ने नहीं बताया है। और मेरा बताने का मकसद ये है कि हर चीज पढ़ी जाए। ऐसा नहीं कि ये जो एंग्लो नॉर्मन जो पीरियड था उससे लेके एलिजाबेथन पीरियड तक का जो टाइम था उसको बेरेनेस कहा जाता था, मतलब बंजर। क्योंकि बंजर उस टाइम इसलिए क्योंकि उस टाइम पे क्रिएशन कम लिखी गई थी। इस पीरियड में एज ऑफ चौसर भी था। चौसर इज द फादर ऑफ लिटरेचर। एंग्लो नॉर्मन और मिडिल इंग्लिश पीरियड है वो 1066 टू 1500 तक का टाइम था। ओके इसका पॉपुलर फॉर्म्स था वो था क्रॉनिकल्स, पोइट्री, ड्रामा, रिलीजियस एंड डिडक्टिक राइटिंग। There are three main categories of Middle English literature: religious, courtly love, and Arthurian. Though much of Geoffrey Chaucer's work stands outside these. उस टाइम पे जो प्लेज लिखे जाते थे वो मोरलिटी वाले प्लेज होते थे, मिरेकल प्लेज होते थे और कुछ इंटरल्यूड्स होते थे। तो जो मोरलिटी प्लेस थे वो तो नाम से ही जैसे पता लग रहा है कि उनमें मोरलिटी का ज्यादा डिस्क्रिप्शन किया जाता था। और मिरेकल जो प्लेस था उसमें मिरेकल का, लेकिन उसमें वो मिरेकल प्लेस को प्ले करने का जो अधिकार था वो चर्च के पादरियों के पास ही था। और एक पादरी एक ही जगह करता था और फिर उसी प्ले को अलग अलग जगह पे परफॉर्म किया जाता था। ओके इंटरल्यूड्स है उसका जो कई इंटरल्यूड्स लिखे गए, उसका जो मेन नाम सामने आता है वो है जॉन हेवुड। उसने कई इंटरल्यूड्स लिखे। ओके एंग्लो नॉर्मन का इतना डिस्क्रिप्शन इतना डिस्कस आपके समझ में आया कि इस मैंने अभी तक बताया है कि एंग्लो नॉर्मन एज स्टार्ट कब हुआ और उसका जो थ्री मेन कैटेगरीज है वो बताई कौन कौन सी थी। उसमें रिलीजियस था, उसमें ज्यादा कर्टली लव था एंड अथेरियन था। ओके और इसके अलावा इसमें जो पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ राइटिंग था वो क्रॉनिकल्स थी, रिलीजियस पोइट्री थी, डिडक्टिक राइटिंग थी। ओके चलो नाउ वी स्टार्ट अबाउट जोफ्री चौसर। जोफ्री चौसर इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसका जो टाइम था वो 1343 टू 1400 तक का था। इसके अलावा विलियम लैंगलैंड था जो इसकी फेमस पोइम है पायस प्लोमेन। और इसके अलावा एंग्लो नॉर्मन का जो बेस्ट बुक वो क्रिएशन है द बुक ऑफ द डचेस भी है, बुक ऑफ द डचेस। और सबसे फेमस और सबसे ज्यादा उसमें करंट में आने वाला जो क्रिएशन था वो था जोफ्री चौसर का द कैंटरबरी टेल्स। ओके कैंटरबरी टेल्स था वो 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। इसमें होता है कि जो ये जोफ्री चौसर एक इन में मिलते हैं, ये अपने दोस्तों के साथ में मिलते हैं, फिर ये कहीं किसी रिलीजियस पिलग्रिम पे जाते हैं, मतलब तीर्थ यात्रा पे। तो वो सोचते हैं कि ये टाइम कैसे बिताए, तो वो अपनी कहानी सुना के कि वो लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग अपनी अपनी कहानी सुनाएंगे, जिसकी कहानी ज्यादा अच्छी होगी वो उसको कुछ अवार्ड ऐसा कुछ दिया जाएगा। ऐसा लोग वो करते हैं जिसमें वो पहले नाइट्स टेल सुनाता है, फिर मिलर्स टेल सुनाता है, एक रीव्स टेल सुनाता है, एक वाइफ ऑफ बाथ टेल सुनाता है, एक पार्डनर्स टेल होती है, फिर नन्स प्रिस्ट टेल होती है, लास्ट में ये नन्स प्रिस्ट टेल होती है। अगर आप चाहो तो ये कैंटरबरी टेल्स का मैं फुल डिस्क्रिप्शन भी बता सकती हूँ। अभी मैंने इसका मेन बता दिया है कि ये एंग्लो नॉर्मन पीरियड की फेमस पोइम थी। ये 6 पार्ट्स में डिवाइड थी और ये कब कही गई थी, कब लिखी गई थी, जब जोफ्री चौसर और उसके फ्रेंड्स पिलग्रिम पे जा रहे थे। तो उस रास्ते को काटने के लिए वो डिस्कस करते हैं कि हम कहानी सुना के इस पिलग्रिम को तय करेंगे। ओके अभी मैं बताना चाह रही हूँ आपको द इंग्लिश रिनेसा एन इरा ऑफ कल्चरल रिवाइवल, द पोएटिक इवोल्यूशन स्टार्टिंग इन द लेट 15th सेंचुरी, जो मैंने बताया था पहले, एंड स्पेलिंग इनटू रिवोल्यूशनरी ईयर्स ऑफ 17th सेंचुरी। अभी इसी के जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड्स के जो क्वेश्चन है
मेन क्वेश्चन है वो और मैं बता देती हूँ। अभी मेरे पास भी इतना इसलिए नहीं है क्योंकि ये टाइम था जो बस यही था कि इसमें वो एंग्लो नॉर्मन लोगों ने क्या किया, इसका जो 4-5 जो क्रिएशन थी जो मैंने आपको बता दी है, 4-5 ही इसके मेन ऑथर थे, जिसमें पोइट थे, जिसमें मैंने नाम बताया है, विलियम लैंगलैंड, जॉन हेवुड एंड कैंटरबरी टेल्स का जोफ्री चौसर। तो जोफ्री चौसर ही उस टाइम ज्यादा मेन था। तो इसके मैं आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर। ये मैंने आपको आगे भी बताया है, जिसमें रिलीजियस एंड डायडेक्टिक राइटिंग, रोमांसेस, लेज एंड फेबुलक्स एंड पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल राइटिंग। 4 है रिलीजियस एंड डायडेक्टिक, रोमांसेस, लाइज एंड फेबुलक्स, एंड 4th इज पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल राइटिंग। मतलब इन टॉपिक्स पे राइटिंग की गई थी एंग्लो नॉर्मन पीरियड में। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट टाइप्स ऑफ लिटरेचर डिड द नॉर्मन ब्रिंग टू ब्रिटेन। व्हाट टाइप्स ऑफ लिटरेचर डिड द नॉर्मन ब्रिंग टू ब्रिटेन। क्रॉनिकल्स, religious, didactic poetry and drama were the popular forms of writing. The term Anglo-Norman is generally used to describe the period of English history from the Norman conquest to the middle of the 14th century. आपको शायद समझ में आया होगा कि किस तरीके का लिटरेचर लेके आए थे एंग्लो नॉर्मन ब्रिटेन में। जो ब्रिटेन फिर बाद में इंग्लैंड नाम पड़ा था, तो ब्रिटेन में कौन कौन से वो एंग्लो नॉर्मन्स थे, वो कौन सा लिटरेचर लेके आए थे? क्रॉनिकल्स, रिलीजियस, डिडैक्टिक, पोइट्री, ड्रामा। ओके। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डिड नॉर्मन्स contributed to English literature? The English had always been a poetic race, and the Norman conquest enhanced this trait by introducing the romances vocabulary, which shipped into the English language and made it more beautiful and apt for पोइट्री। ये कंट्रीब्यूशन था, वो नॉर्मन्स का कंट्रीब्यूशन यही था कि उन्होंने पोइटिक रेस में इंट्रोड्यूस कराया रोमांसेस को, रोमांसेस वोक्यूबलरी को, और जो कि शिफ्ट किस में हुआ? इंग्लिश लैंग्वेज, एंड मेड इट मोर ब्यूटीफुल एंड एप्ट फॉर पोइट्री। ये मतलब पोइट्री के लिए बहुत ब्यूटीफुल और मतलब लायक, जिसको बोलते हैं ना लायक बना था। ये जो लेके आए थे वोकेब, रोमांसेस वोकेब जो लेके आए थे, वो बहुत ही मतलब यूज की गई थी पोइट्री के लिए, और बहुत ही अच्छी साबित हुई थी फॉर पोइट्री, फॉर क्रिएशन ऑफ एंग्लो नॉर्मन पीरियड। ओके। Fourth question is what is the language used by the Anglo-Norman? What is the language used by the Anglo-Norman? Anglo-Norman, also known as Anglo-Norman French. Anglo-Norman was also known Anglo-Norman French. Was a dialect of Old Norman French that was used in England and to a lesser extent elsewhere in Great Britain and Ireland during the Anglo-Norman period. Do you understand what is the language is used by the Anglo-Norman? Anglo-Norman, also known as Anglo-Norman French. Anglo-Norman French was a dialect of Old Norman. Was a dialect of Old Norman French that was used in England. Okay. Fifth and last question is that what is the differences between Anglo-Saxon and Anglo-Norman? What is the difference between Anglo-Saxon and Anglo-Norman? The years between around 430 when Germanic people settled in eastern England and 1066 the Norman conquest in 1066 marks the end of the Anglo-Saxon period. यही बस उसका डिफरेंस था कि जो 430 में था, जो जर्मनिक पीपल थे वो ईस्टर्न इंग्लैंड में सेटल हो गए, और नॉर्मन कंक्वेस्ट इन 1066 मार्क्स द एंड ऑफ द एंग्लो सेक्सन पीरियड। एंग्लो नॉर्मन और एंग्लो सेक्सन का बस यही अंतर था कि जो लोग थे, जर्मनिक पीपल्स थे, वो ईस्टर्न इंग्लैंड में आके सेटल हो गए थे। ओके, चलो मैंने आपको बताया है
एंग्लो नॉर्मल एज के बारे में आपको जितना मैं बता सकती थी, जितना अच्छे से मैं बता सकती थी बताया है, लेकिन इसमें मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं है कि मैंने ऐसा एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा है कि वो नेट एग्जाम के लिए यूजफुल हो और मैंने छोड़ दिया हो, ऐसा मैंने नहीं किया है। मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छे से डीप वे में, एनालिटिकल वे में और क्वेश्चन बना के खुद की लैंग्वेज में मैंने आपको शेयर किया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप मेरा वहां से पीडीएफ गेट कर सकते हैं। ओके, आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आप प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।